हेलो स्टूडेंट, आशीर्वाद एकेडमी श्राणा में आपका स्वागत है। आई होप आपने जो पिछले क्वेश्चन है वो आपने सभी निकाल लिए होंगे, समझ लिए होंगे और साथ में अपनी नोटबुक में निकाल लिए होंगे। तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। जो बाकी जो क्वेश्चन रहते हैं आज उन सभी को कंप्लीट करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो हो सकता है ये वीडियो थोड़ी लंबी हो, तो क्योंकि क्वेश्चन भी ये पहले क्वेश्चनों की अपेक्षा थोड़े लंबे हैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी हैं, तो इसलिए हमने सोचा कि इसको एक ही वीडियो के अंदर जो है रखा जाए। तो आइए देखते हैं 11th क्वेश्चन क्या कहता है। जल्दी से। So that the relation R in the set A of a points in a plane given by R is equal to PQ such that distance of point P from the origin is the same as the distance of point Q from the origin is an equivalency relation. Further, so that the set of all points related to a point P not equal to 0, 0 is a circle passing through P with origin as center. तो यहाँ पर आपके पास एक सेट दिया हुआ है जिसका नाम A है और एक रिलेशन दिया हुआ है। उस रिलेशन के अकॉर्डिंग हमने इक्विवेलेंस रिलेशन इसको पहले तो शो करना है और फिर ये दिखाना है कि यदि ऐसे ही पॉइंट कोई P पॉइंट है, उस P पॉइंट से अगर हम ओरिजिन का जो डिस्टेंस है वो सेम है और अगर उसके अलावा कोई और पॉइंट अगर आप लेते हैं उसी ओरिजिन पॉइंट से, तो उसका जो बहुत सारे जो पॉइंट होते हैं उन सभी का जो मूल होता है, मूल का मतलब सेंटर, जो सेंटर होता है वो उसका केंद्र ही है, उसका सेंटर ही है। मतलब उन सभी पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो क्या उसका मूल पर होता है, उसके केंद्र पर होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इसको इक्विवेलेंस रिलेशन ही हम शो करेंगे। जैसे कि इसमें दिया हुआ है कि एक सेट दिया हुआ है ए। अब उस सेट के अंदर और उस सेट में क्या है, ऑफ पॉइंट्स इन ए प्लेन, एक गिवन प्लेन दिया हुआ है और उसके जो पॉइंटों का एक सेट है। मतलब क्या है कि एक प्लेन है, उस प्लेन पर जो है बहुत सारे जो पॉइंट दिए हुए हैं और उन पॉइंटों का नाम क्या है, उन पॉइंटों से जो एक ग्रुप बनता है जिसको हम सेट बोलते हैं, उस सेट का नाम, उसका सेट का नाम क्या है, ए दिया हुआ है। अब सपोज करें कि भी यहाँ पर आपके पास कोई भी आप प्लेन ले सकते हैं और इस प्लेन पर इस तरह से बहुत सारे पॉइंट दिए हुए हैं। इसके समान दूरी पर जो है बहुत सारे पॉइंट दिए हुए हैं और उन पॉइंटों से को पहले तो आपने ये दिखाना है जो रिलेशन दिया हुआ है वो सेम डिस्टेंस पे दिया हुआ है। P और Q क्या है, ओरिजिन से सेम डिस्टेंस पर है। तो सबसे पहले तो हमने वो डिस्टेंस वो रिलेशन के अकॉर्डिंग इक्विवेलेंस रिलेशन दिखाना होगा। तो आइए इसको करते हैं। देखिए सबसे पहले इसमें ओरिजिन देखो, रिलेशन क्या दिया हुआ है कि R is equal to PQ, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P फ्रॉम द ओरिजिन से अब ओरिजिन को हम क्या लिखते हैं, O से डिनोट करते हैं। तो ओरिजिन से P पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो क्या है, इज सेम, यानी वो सेम है, वो बराबर है। वो किससे सेम है, वो किससे बराबर है, फ्रॉम द ओरिजिन पॉइंट Q, यानी ओरिजिन से पॉइंट Q का जो डिस्टेंस है उसके साथ वो क्या है, सेम है। अब यहां पर आप लेट कर लो, पहले तो लेट O बी द origin of a given plane and R is a relation
R is a relation such that, अब वो रिलेशन किस तरह से दिया हुआ है, R is equal to PQ such that, कि अगर आप इसको जो इसमें दिया हुआ है वो आप लिख सकते हैं distance of the point P, distance of the point P is equal to distance of the point Q, ये चीज दी हुई है। और एक चीज और आप जोड़ सकते हैं, फ्रॉम द ओरिजिन, फ्रॉम द ओरिजिन इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट Q फ्रॉम द ओरिजिन, ये चीज आ जाएगी। ये मैंने अपने पास से कुछ नहीं लिखा है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है तो आप इजीली लिख सकते हैं, कंफ्यूज मत होना। तो let O be the origin of a given plan and R is a relation such that, वो रिलेशन कैसा दिया हुआ है, R is equal to PQ such that distance of the point P from the origin is same कहा है तो हमने इक्वल लिख दिया इसको, distance of the point Q from the origin सेम है तो इसका मतलब इक्वल है। अब इसको आपने दिखाना क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन दिखाना है। तो इक्विवेलेंस रिलेशन आप दिखाएंगे तो उसके लिए आपको याद ही होगा कि तीन कंडीशनें आपने दिखानी पड़ेंगी, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन और ट्रांजिटिव रिलेशन आपने दिखाना होगा। तो आइए उसको दिखाते हैं। रिफ्लेक्सिव रिलेशन, अब देखिए रिफ्लेक्सिव रिलेशन में क्या है कि आपने पढ़ा है कि जो भी एक पॉइंट दिया हुआ होगा वो उसी पॉइंट से रिलेट करेगा, उसका रिलेशन उसी के साथ ही होगा। तो यहाँ पर अपने पास पहला जो पॉइंट इसमें दिया हुआ हो, कौन सा पॉइंट दिया हुआ है, सबसे पहला जो पॉइंट आप बार बार इसमें पढ़ रहे हैं वो है पॉइंट P से पॉइंट पढ़ रहे हैं कि P की बात ही और आगे जाके P की ही बात ही करता है। तो P से ही रिलेट करता है कि जो भी सारे पॉइंट है वो किससे रिलेटेड है, P से रिलेटेड है। तो इट मींस आपका इसका रिलेशन, P का रिलेशन P के साथ ही आप दिखाएंगे। तो इट मींस जब डिस्टेंस की बात करता है तो कोई भी डिस्टेंस है, अगर सपोज करें आपके पास ये ओरिजिन पॉइंट है, ये P पॉइंट है, अब इसका डिस्टेंस, अब ऐसे अगर आप ले ओरिजिन से इसका डिस्टेंस क्या है, इक्वल रहेगा, इसी का डिस्टेंस दोबारा ले, इसका डिस्टेंस क्या होगा, OP इज इक्वल टू OP आप कह सकते हैं। तो यहां पर क्या है कि P डिस्टेंस ऑफ, लिख सकते हैं आप, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P is same as distance of point P is same at itself। दोबारा रिपीट करने के बजाय अपने आप के क्या होता है, ये इक्वल होता है। तो आप यहाँ पर क्या लिख सकते हैं कि भी OP इज इक्वल टू OP, या ओरिजिन से देख लीजिए, यानी PP जो है वो रिलेशन इसमें लाई करेगा, और जो P है वो किस सेट में होगा, A सेट में होगा। तो आप यहां लिख सकते हैं कि R जो है, R इज ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन, वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। दूसरा अगर आप दिखाएं सिमेट्रिक रिलेशन की बात करते हैं, भाई सिमेट्रिक रिलेशन में आपने कंडीशन पढ़ी थी कि AB
बिलोंग्स टू आर के और इम्प्लाइज बी ए बिलोंग्स टू आर के। लेकिन यहाँ पर ए बी नहीं है, यहाँ पर पी क्यू दिया हुआ है, 2 पॉइंट दिए हुए हैं। अब उस पॉइंट से आपको दिखाना होगा कि ये इक्वल है या नहीं है। देखिए जो उनका डिस्टेंस दिया हुआ है, आप यहाँ देखते हैं रिलेशन में कि ओरिजिन से पी का जो डिस्टेंस है और ओरिजिन से क्यू का डिस्टेंस है वो क्या बराबर है। तो आप ऐसे लिख सकते हो ना, इट मीन्स क्या है कि पी क्यू बिलोंग्स टू आर के तो इसमें करता ही है, पी क्यू बिलोंग्स टू आर के इसमें करता है, क्योंकि ऑलरेडी पहले हमारे पास रिलेशन में दिया हुआ है। और यहाँ पर जब पी क्यू बिलोंग्स टू आर के है तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि ओ पी का जो डिस्टेंस है और ओ क्यू का डिस्टेंस है वो क्या है, इक्वल है। ये भी बात उन्होंने दी हुई है, ओरिजिन से कहा है। अब ओरिजिन को हमने ओ से नोट कर रखा है, तो ओ से देखिए यहाँ पर ओ से पी का जो डिस्टेंस है, अगर मैं यहाँ एक पॉइंट और ले लेता हूँ क्यू, तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो भी क्या है, दोनों का इक्वल का रखा है इन्होंने। तो इट मींस जब ये रिलेशन इन्होंने पहले ही बता रखा है, कह रखा है क्वेश्चन के अंदर रिलेशन में, तो आप ऐसे लिख सकते हैं OP इक्वल टू OQ। अब या तो आप इसको ऐसे कह दो कि OP इक्वल टू OQ, या आप इसको ऐसे भी तो कह सकते हो OQ इक्वल टू OP भी कह सकते हो। वही आप ऐसे भी तो बोल सकते हैं, इसको बराबर है तो बराबर की चीज आप कैसे भी आगे पीछे लिख सकते हैं। तो या तो आप इसको डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P फ्रॉम द ओरिजिन इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ पॉइंट Q फ्रॉम द ओरिजिन कह लो, या आप कह लो डिस्टेंस ऑफ पॉइंट Q फ्रॉम द ओरिजिन इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम द ओरिजिन। तो दोनों सेम ही है क्योंकि इक्वल डिस्टेंस है। तो जब ये इक्वल है तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि Q जो P है वो बिलोंग्स टू R में कर गया, इसका इनवर्स भी क्या है इसमें रिलेशन में आ गया। और पी क्यू कहां बिलोंग करेगा, सेट ए में बिलोंग करेगा। तो इट मींस आप यहां पे लिख सकते हैं देयरफॉर आर इज सिमेट्रिक रिलेशन। अब तीसरा जो पॉइंट आता है वो आता है ट्रांसिटिव की बात करते हैं। ट्रांसिटिव रिलेशन क्या कहता है इसमें, ट्रांसिटिव रिलेशन। तो देखो ट्रांसिटिव रिलेशन क्या कहता है कि ट्रांसिटिव में अपने हम मोर देन 2 पॉइंट को दिखाते हैं। आपने प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर इसकी कंडीशन पढ़ी हुई है कि ए बी बिलोंग्स टू आर के है एंड बी सी बिलोंग्स टू आर के है, तो ए सी बिलोंग्स टू आर के होना चाहिए। और यहाँ पर हम पी और क्यू के पॉइंट ऑलरेडी हमारे पास दिए हुए हैं, आप बिल्कुल स्पष्टली आप देख सकते हैं। यहाँ पर जो पी क्यू का रिलेशन हमारे पास दिया हुआ है, और ऐसा ही रिलेशन अगर आप किसी और पॉइंट के साथ करते हैं ओरिजिन से ही, तो उसका डिस्टेंस भी सेम ही आएगा। अब सपोज करो यहाँ पर अपने पास पी और क्यू 2 पॉइंट नहीं दिए हुए, इसी डिस्टेंस पर बहुत सारे पॉइंट दिए हुए हैं, तो आप यहाँ पर कोई और पॉइंट भी आप ले सकते हैं। मान लीजिए यहाँ एस पॉइंट आपने ले लिया, तो इसका जो डिस्टेंस है यहाँ तक का वो भी क्या है, इक्वल ही रहेगा। अब इन तीनों का इक्वल हो गया। तो जब 3 पॉइंटों पर हम दिखा देंगे कि यदि आपका रिलेशन OP और OQ तो अपने पास दिखा रखा है, दिया हुआ है इसमें रिलेशन के अंदर, तो और OQ और OS का रिलेशन भी इसमें ही मिलेगा। तीनों की वाली कंडीशन में हम दिखाएंगे कि PQ बिलोंग्स टू R है एंड QS बिलोंग्स टू R के है, क्योंकि इस रिलेशन में अब अपने पास क्या है PQS, क्योंकि यहाँ पर जो सेट A है वो गिने चुने पॉइंटों से नहीं बना हुआ है। उसने कहा है कि पॉइंट्स वर्ड दिया हुआ है यहाँ पर, यानी एक पॉइंट नहीं है, वहां पर बहुत सारे पॉइंट हैं, तो वो मतलब S पॉइंट भी उसमें लाई करता है, ये मान के चलते हैं। तो उसका नाम रख लिया S, जो उसमें लाई करता है। अब यहाँ पर उसकी कंडीशन क्या होती है कि जब
पी क्यू बिलोंग्स टू आर की करता है, तो इसका मतलब ओरिजिन से दिखाना है हमने। बात इन्होंने ओरिजिन से कर रखी है, बात कहां से कर रखी है, ओरिजिन से कर रखी है। तो आप ओरिजिन से कर रखी है तो इसका मतलब हमने ऊपर क्या पढ़ा है कि सेम डिस्टेंस है, सेम डिस्टेंस है तो OP OQ हो जाएगा। एंड अब जब ये इसका डिस्टेंस सेम है, ये रिलेशन में बिलोंग करता है तो ये भी रिलेशन में बिलोंग करता है, तो आप ये भी लिख सकते हो QS। अब देखिए यहां पर कि जब हमने ये दिखाना है कि P और S भी रिलेशन में बिलोंग करता है अकॉर्डिंग टू कंडीशन ऑफ ट्रांसिटिव रिलेशन, हमने इनको दिखाना होगा कि ये भी क्या है, इक्विवेलेंस यानी रिलेशन में बिलोंग करता है। तो आप क्या दिखाएंगे, यहां पर आप लिख सकते हैं कि विच इंप्लाइज, जब आप इन दोनों को सिंप्लीफाई करें OQ OQ से कट जाए तो OP QS के बराबर होएगा, OP QS आ जाएगा। सॉरी यहाँ पर OS है क्योंकि OS से दिखाना हमने, इनका ओरिजिन से दिखाना है कि OQ और OS जो है इक्वल है, तो इट मींस ये यहाँ से गया तो OP और OS जो क्या हो गया इक्वल आ गया। तो इट मींस यहाँ पर आप क्या कह सकते हैं कि PS भी जो है वो R में बिलोंग करता है। और जब PS और उसके साथ साथ आपने ऊपर लिखा ही है कि PQS वो कहाँ बिलोंग करता है, A में बिलोंग करता है। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि R इज ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। और जब ये तीनों कंडीशनें फॉलो हो जाती हैं, रिफ्लेक्टिव कंडीशन, सिमेट्रिक रिलेशन वाली कंडीशन और ट्रांसिटिव रिलेशन वाली कंडीशन तीनों फुलफिल हो जाती हैं, देन वी से दैट R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। यानी अब अपना क्या होगा, ये R क्या हुआ, इक्विवेलेंस रिलेशन आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो ये तो था कि इक्विवेलेंस रिलेशन इसको कैसे दिखाना है। एक और पॉइंट की बात इसमें कही हुई है, वो क्या है, वो फर्दर लाइन में दी हुई है। क्या दी हुई है, फर्दर यानी आगे भी इसको दिखाना है। अभी यहाँ स्टॉप नहीं हुआ ये क्वेश्चन, अभी तक तो हमने इतना क्वेश्चन इसका किया था ऊपर वाला हिस्सा। अब आगे ऊपर वाले को बेस बना के हमने ये करना है, सो दैट the set of all points related to a point P is the circle passing through P with origin at center। ये देखते हैं इसको कैसे करेंगे। ये बात तो इन्होंने पहले लिखी हुई है कि जो इनका जो डिस्टेंस है वो इक्वल दिया हुआ है, और जब इक्वल डिस्टेंस दिया हुआ है तो आप इस ग्राफिकली आप समझ सकते हैं कि O ये ओरिजिन पॉइंट है और इसका जो डिस्टेंस है P का जो डिस्टेंस है ये कोई P पॉइंट है ओरिजिन से। अब क्या कहता है, ये दिखाओ कि ये भी दिखाओ कि द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स रिलेटेड टू ए पॉइंट P, कि सभी पॉइंटों का जो सेट है वो किससे रिलेट करता है, पॉइंट P से रिलेट करता है। और जो पॉइंट P है इज द सर्कल पासिंग थ्रू P फ्रॉम द ओरिजिन एज ए सेंटर। अब जो सर्कल जो P है वो सर्कल के ओरिजिन से सेम इक्वल डिस्टेंस से गुजरता है, यानी सर्कल पे के होके जाता है। कहने का मतलब ये है कि जो P पॉइंट है वो जो P पॉइंट गया है वो सर्कल पे के होके गया हुआ है। अगर सपोज करें अगर आपके पास ये कोई सर्कल है और ये सर्कल जो है ये P कोई पॉइंट है यहाँ पर, तो ये जो P पॉइंट है ये सर्कल इस P पॉइंट से गुजरा हुआ है। ये जो सर्कल है ये किससे गुजरा हुआ है, P पॉइंट से गुजरा हुआ है। अब यहां पर इसका एक ओरिजिन पॉइंट भी है, O ओरिजिन पॉइंट है। अब देखिए यहां पर जब आप
ये बताना है कि जो बहुत सारे पॉइंट आ जाएंगे कि वो एक सर्कल बनता है और वो जो सभी पॉइंटों से क्या है, वो जो केंद्र है ना वो सर्कल का केंद्र है, ये आपको बताना है। और वो बहुत सारे जो है पॉइंट, अगर आप ऐसे पॉइंट अगर आप P जैसे पॉइंट अगर आप ले लेते हैं और ओरिजिन से समान दूरी पर, तो एक क्या बना देते हैं, सर्कल बनता है। वो सर्कल से गुजर के होके जाते हैं, एक सेट बन जाता है मतलब वहां पर। और ऐसा ही सेट हमें निकालना है कि द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स रिलेटेड टू ए पॉइंट P। अब यहां पर आप देख लीजिए कि इसी डिस्टेंस पर कोई P पॉइंट ले लेते हैं, यहां पर आपने Q पॉइंट ले लिया, ये Q पॉइंट आएगा। आप यहां पर लिख सकते हैं द सेट ऑफ all points related to a point P। अब the set of all points related to a point P, अब वो पॉइंट कैसा है कि किस प्रकार से दिया हुआ है, डिस्टेंस ऑफ सच दैट, या आप ऐसे लिख सकते हैं कि will have same distance, will have same distance from the origin, ये आप लिख सकते हैं कि सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स रिलेटेड टू ए पॉइंट P और विल हैव सेम डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन अकॉर्डिंगली, जो है स्टेटमेंट में आपके पास जो है दिया हुआ है कि उसके अकॉर्डिंग आप लिख सकते हैं। अब सच दैट आप ऐसे लिख सकते हैं आगे फर्दर, सच दैट अब OP इज इक्वल टू OQ है, OP इज इक्वल टू OQ है, ये अपने पास जो पहले डिस्टेंस में दिया हुआ है कि इनका जो डिफरेंस है, डिस्टेंस है, वो क्या है, इक्वल डिस्टेंस है। तो जब इनका इक्वल डिस्टेंस है, ऐसा ही आप कोई और पॉइंट लेते हैं, तो ऐसा ही कोई और पॉइंट अगर आप लेते हैं समान दूरी पर, तो इसका भी आप कहीं भी वो ले सकते हैं। तो देयरफॉर OP इज इक्वल टू OQ इज इक्वल टू O, ऐसा ही रहेगा। इनका जो डिस्टेंस है वो क्या रहेगा, सबका समान रहेगा। इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि जब ये किसी तीसरे पॉइंट पर भी इक्वल है, इसी तरह से अगर आप बहुत सारे पॉइंट अगर आप ले लेते हैं, मान लीजिए आपने बहुत सारे पॉइंट आपने ले लिए, कुछ पॉइंट यहां पर ले लिया M, फिर ये ले लिए MN, फिर यहां पर आप कोई भी नाम रख लीजिए H। इस तरह से बहुत सारे पॉइंटों के लिए भी क्या है, ये समान डिस्टेंस पे ही रहेंगे, अदर पॉइंट पर भी क्या रहेंगे, इक्वल डिस्टेंस पे ही रहेंगे। तो अदर आप यहां लिख सकते हैं कि अदर पॉइंट्स who have same
other points who have same distance from the origin as P। जिस तरह से P का ओरिजिन से सेम डिस्टेंस है, उसी प्रकार से क्या है दूसरे पॉइंटों का भी क्या है, सभी पॉइंटों का जो डिस्टेंस है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो इसलिए हम यहाँ पर हैंस हम ये कह सकते हैं we can say that all the points related to P is a circle. Related to P is a circle with सेंटर क्या उसका O है and रेडियस आपका क्या हो जाएगा, रेडियस OP। इट मीन्स यहां पर ये जो पॉइंट सारे आए हैं सेम डिस्टेंस पर है। अब सेम डिस्टेंस पर है तो अगर आप इसको मिला देते हैं तो क्या बन जाता है, एक सर्कल बन जाता है। और उस सर्कल में ओपी क्या है, यहाँ पर ओपी जो इन्होंने यहाँ पर दिखाना है कि ओपी क्या है, यानी पी क्या है पॉइंट पी पर कि नॉट इक्वल टू 0 0 दिखाया है कि द सर्कल, वो क्या है, सर्कल है। और सो दैट द रिलेशन आर defined in the set A of all triangles as R is equal to T1 T2 such that T1 is similar to T2 is an equivalence relation। ये आपको दी हुई है कि एक ट्रायंगलों का एक सेट दिया हुआ है आपके पास, यानी ऑल ट्रायंगल्स कहा है इन्होंने, यानी सभी ट्रायंगल्स का एक सेट दिया हुआ है। और उसका जो रिलेशन है वो कैसे दिया हुआ है कि उसमें से कुछ रिलेशन यहाँ पर दिखाया हुआ है, वो क्या है T1 T2 so that T1 is similar to T2, यानी T1 और T2 एक T1 ट्रायंगल है और एक T2 ट्रायंगल है, वो दोनों क्या आपस में सिमिलर हैं। और तब इस रिलेशन के अकॉर्डिंग ये जो रिलेशन है आपने दिखाना कि इक्विवेलेंस रिलेशन है। फर्दर इसमें और क्या दिखाना है, कंसीडर 3 राइट एंगल ट्रायंगल्स, आपने 3 राइट एंगल ट्रायंगल को कंसीडर करना है और जिसमें T1 विद साइड 3 4 5 है और T2 विद साइड 5 12 13 है और तीसरी जो राइट एंगल ट्रायंगल T3 विद साइड 6 8 10 है। ये 3 ट्रायंगलें यहाँ पर दी हुई है और उसमें से बताना है which triangle among T1 T2 and T3 are related, जो कि इनके बीच का जो रिलेशन दिखाना वो किसके साथ बनेगा, वो भी आपको रिलेशन दिखाना है। तो देखिए इसमें सबसे पहले अगर हम बात करें जो रिलेशन यहाँ पर दिया हुआ है वो क्या रिलेशन दिया हुआ है, R is equal to T1 T2 such that T1 is similar to T2, ये दिया हुआ है। एंड जो T1 है T2 है यहाँ पर वो कहाँ बिलोंग करता है, वो सेट ए में बिलोंग करता है। मतलब इस रिलेशन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये बात इसमें निकलती है। अब आपने इसको इक्विवेलेंस रिलेशन दिखाना है तो इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए आप पहले वही रिफ्लेक्सिव सिमेट्री और ट्रांसिटिव दिखाएंगे। तो रिफ्लेक्सिव कंडीशन को अगर आप देखें, वही अगर एक ट्रायंगल पर देखते हैं कि कोई भी ट्रायंगल अगर आप लेते हैं वो अपने आप की क्या होती है,
सिमिलर होती है, हम ये कह सकते हैं कि एवरी या T1 इज सिमिलर टू T1, या आप कह सकते हैं T1 इज सिमिलर टू T1। क्यों? आप यहाँ इसका डिस्कस जो नोट है वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, बिकॉज एवरी सिमिलर ट्रायंगल, every similar triangle is similar itself। every जो सिमिलर ट्रायंगल है वो क्या है, अपने आप की सिमिलर है। every सिमिलर ट्रायंगल क्या है, इज सिमिलर इटसेल्फ, यानी अपने आप की सिमिलर है। तो इट मीन्स T1 और T2 का रिलेशन इसमें एग्जिस्ट कर गया है, और T1 जो है सेट ए के अंदर है। सो R इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो जाएगा। दूसरा जो रिलेशन है साइमेट्रिक रिलेशन। साइमेट्रिक रिलेशन में क्या है भाई, आपको पहले दे रखा है T1 इज सिमिलर टू T2 के है। अब T1 और T2 का आपका रिलेशन दिखाना है। देखो यहाँ पर T1 इज सिमिलर टू T2 के, ये मैंने यहीं से लिखा हुआ है T1 इज सिमिलर टू T2 के, क्योंकि ये दिया हुआ है, तो दी हुई बात हो गई, लिखी हमने, कोई कंफ्यूज करने वाली बात तो है नहीं। तो इट मीन्स इसके अकॉर्डिंग आप ये लिख सकते हैं कि T1 और T2 क्या है, वो R में बिलोंग करता है। यानी जब ये दे रखा है तो T1 इज सिमिलर टू T2 है, इसलिए T1 T2 क्या है, बिलोंग टू R के है। आप इसी बात को दूसरे शब्दों में भी कह सकते हैं कि T2 को आगे लिया हो कि T2 इज सिमिलर टू T1। भाई या तो आप ये कह सकते हो कि T1 T2 के सिमिलर है, आप ये भी कह सकते हो कि T2 T1 के सिमिलर है, दोनों एक ही बात है। तो इसलिए therefore कि T2 और T1 भी क्या है, इसमें रिलेशन में लाई करेगा, एंड T1 और T2 बिलोंग्स टू A के है। सो वी कैन राइट R इज साइमेट्रिक रिलेशन हो गया। और अगर आप तीसरे की बात करें, तीसरा कौन सा है, ट्रांजिटिव रिलेशन की बात कर लेते हैं। अब ट्रांजिटिव रिलेशन क्या कहता है, ट्रांजिटिव रिलेशन की यदि बात करें, उसमें हम ये कह सकते हैं कि T1 इज सिमिलर टू T2 है, यानी T1 और T2 क्या है, R की है, एंड T2 इज सिमिलर टू T3 के भी आप कह सकते हैं, और इसलिए T2 T3 के बिलोंग करता है। एंड लिख दीजिए यहाँ पर कि T1 T2 के रिलेशन में है और T2 T3 के रिलेशन में है, क्योंकि बहुत सारी ट्रायंगलें हैं। अब आप ये देखो कि जब ये इसके सिमिलर है, ये इसके सिमिलर है, तो इट मीन्स जो फर्स्ट जो आपकी ट्रायंगल है और थर्ड जो ट्रायंगल है वो भी तो सिमिलर होगी। तो इट मीन्स T1 इज आल्सो सिमिलर टू T3 के होगी,
यानी आप इसको ऐसे लिख सकते हो T1 T3 बिलोंग्स टू R के, इंप्लाई जब आप इसको करेंगे तो सो यहाँ पर क्या है T1 T2 एंड T3 वो कहाँ बिलोंग करता है, अपने जो ट्रायंगुलर का सेट है A उसमें वो बिलोंग करता है। तो आप यहाँ लिख सकते हैं R इज ट्रांसिटिव रिलेशन, R इज ट्रांसिटिव रिलेशन है। तो अपना ये क्या है, ये रिफ्लेक्सिव भी हो गया, साइमेट्रिक भी हो गया और ट्रांसिटिव भी होगा। तीनों चीजें होगी, तीनों चीजें होगी तो क्या हो गया, इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। तो इसको क्या कह सकते हैं हम कि R इज रिफ्लेक्सिव, symmetric and transitive. Then we say that R is an equivalence relation. R is an equivalence relation. ये तो था इक्विवेलेंस रिलेशन। आगे क्या कहता है ये कि इसमें ये भी बताना है कि जो ये साइड दे रखी है आपके पास 3 4 5, दूसरी T1 की साइड क्या है, T1 की साइड 3 4 5 है, T2 की साइड है 3 12 वो 5 12 वो 13 और T3 की साइड है 6 8 10। अब ये क्या है, ये सारी क्या है, सिमिलर है। अब सिमिलर का नियम क्या होता है कि उनकी जो साइड क्या कॉरस्पॉन्डिंग साइड होती हैं और वो क्या होती हैं, प्रोपोर्शनल होती हैं। सिमिलर का नियम ये है। तो इट मींस अगर आप ये देखें कि जो भी अगर आप T1 और T2 को देखो, क्या उनकी साइडें जो हैं प्रोपोर्शनल निकलती हैं, कॉरस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनल होनी चाहिए, यानी उनका अनुपात जो है बराबर मिलना चाहिए। यदि उनका अनुपात बराबर मिल जाता है तो आप ये कह सकते हैं कि ये साइड और ये जो ट्रायंगल है दोनों आपस में क्या है, सिमिलर है। लेकिन यहां पर अगर आप देखें ध्यान से, अब जो T1 है उसकी साइड क्या है, T1 है साइड 3 4 5 रखता है, यहां लिख लीजिए T1 has side 3 4 5 and T2 कौन सी साइड रखता है, T2 has sides 5 12 13 and T3 has sides 6 8 और 10। ये तीनों की साइडें हमने यहाँ पर क्लियर रूप से लिख ली। अब T1 और T2 को देखो, T1 और T2 को देखते हैं तो इसका अनुपात क्या निकला, 3/5 4/12 5/13। इन दोनों का जो रेशो है वो नॉट इक्वल टू रखा है, नॉट इक्वल टू आया हुआ है। तो इसलिए जब ये नॉट इक्वल टू आया है तो ये जो साइड गिवन साइड अपने पास दी हुई थी इनके अकॉर्डिंग T1 और T2 क्या है, सिमिलर नहीं मिली। अब जो तीसरी और क्या है, ये तो क्या था, हमने देखा T1 एंड T2 के अकॉर्डिंग, उसके बाद T1 एंड T3 देख लीजिए, T1 और T3 देखा, पहले T2 और T3 देख लीजिए, T2 और T3 देखते हैं तो 5/16 12/8 और 13/10। अब ये भी जो है इक्वल नहीं आया, जब इनका अनुपात जो इक्वल नहीं है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड है ये, इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये है, इसके ये है, इसके ये इसलिए कॉरस्पॉन्डिंग साइडें हैं। और ये साइडें क्या होती हैं, प्रोपोर्शनल होती हैं, यानी इनका अनुपात जो है समान मिलता है, अनुपातिक होती हैं, जिसको हम अनुपातिक भी बोलते हैं। लेकिन आप देखिए ये T1 के अकॉर्डिंग ये भी नॉट इक्वल टू आया, ये भी नॉट इक्वल टू आया, और
आप इसको देख लीजिए, T1 एंड T3 को देखते हैं। 3/6, 4/8 और 5/10। अगर आप इसको काटते हैं, 3 1 3, 3 2 6, 4 2 8, 5 2 10, यानी सभी का कितना आया? 1/12 आया है। तो जब 1/12 आया है तो इट मीन सबका अनुपात क्या है? इक्वल आ गया, यानी 3/6 इज इक्वल टू 4/8 इज इक्वल टू 5/10 इज इक्वल टू 1/2 आ गया। तो सबका क्या है? अनुपात इक्वल आया है। तो इट मीन्स आप यहाँ लिख सकते हैं कि T1 एंड T3 या और क्लियर लिखना हो तो कि द corresponding sides of T1 and T3 are proportionally या proportionally तो proportional है, are proportional। तो therefore T1 is similar to T3 के होगा, hence T1 is related to T3, T1 is related to T3 होगा। तो यहाँ पर इसमें यही चीज दिखानी थी कि कौन सी ट्रायंगल किसके सिमिलर है, और पहले हम उसका अनुपात देखेंगे, कोरस्पोंडिंग साइडों का अनुपात किसके इक्वल आया हुआ है। तो जो भी जिस भी साइड के साथ जो है ट्रायंगल की साइडों के साथ उनका जो अनुपात है, कोरस्पोंडिंग साइडों का अनुपात अगर वो इक्वल आता है, प्रोपोर्शनल होती है, देन आप ये कह सकते हैं कि वो साइडें क्या है? सिमिलर है और वो उससे रिलेटेड है। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 13 क्वेश्चन क्या कहता है? So that the relation R defined in set A of all polygon at R is equal to P1, P2 such that P1 and P2 have same number of sides is an equivalence relation. What is the set of all elements in A related to the right angle triangle T with side 3, 4, 5? अब इस क्वेश्चन में भी दो चीजें हमें दिखानी है। तो इसको इक्विवेलेंस दिखाना है, और दूसरा ये जो साइड दी हुई है कि ये जो सेट है, एक व्हाट इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन ए। जो ए के जो सेट हैं वो क्या है? वो सभी राइट एंगल ट्रायंगल से रिलेटेड हैं। राइट एंगल न्यूमेरिकली बात नहीं थी। द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन ए, किस जो ए सेट दे रखा है उसके सभी जो एलिमेंट है रिलेटेड है किससे? रिलेटेड टू द राइट एंगल ट्रायंगल टी। कोई राइट एंगल ट्रायंगल टी दी हुई है और वो क्या है? उससे रिलेटेड है विद साइड, जिसकी साइड क्या है? 3, 4, 5 है। अगर आप इसको निकाल लें तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल की साइड दी हुई है। मान लीजिए 3 है, एक 4 है, तो एक 5 है, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल पाइथागोरस लगाते हैं। पाइथागोरस में क्या होता है? अगर आप इसको ए बी सी लिखते हैं तो ए बी का स्क्वायर क्या है? 4 का स्क्वायर, 4 स्क्वायर हो जाएगा, बी सी स्क्वायर 3 स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ 5 के स्क्वायर के इक्वल आना चाहिए। तो अगर आप देखिए 16 + 9 = 25, तो ये 25 = 25 आ जाएगा। 25 मीन्स क्या है? ये पाइथागोरस का जो नियम है फॉलो करती है। तो कहने का मतलब है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल की साइड दे रखी है। तो इसके अकॉर्डिंग आपने वो सेट बनाने हैं, बताना है कि वो ए सेट में से रिलेट करते हैं। आइए सबसे पहले हम क्या करते हैं? इसको इक्विवेलेंस शो करते हैं। तो यहाँ पर रिलेशन क्या दिया हुआ है? रिलेशन क्या है? P1 और P2। वो क्या दिया हुआ है कि P1 एंड P2 have same
नंबर ऑफ साइड है, नंबर ऑफ साइड्स। इसमें एक पॉलीगॉन की बात कही है कि पॉलीगॉन में जो है, जो भी साइडें दे रखी हैं, वो चाहे वो इसमें 5 भुजाएं दी हुई हो, चाहे 6 भुजा दी हुई हो, चाहे इससे ज्यादा दी हुई हो, कितनी भी भुजाएं दे रखी हो, लेकिन P1 और P2 नामक जो पॉलीगॉन है, उनकी जो साइडें हैं वो दोनों की साइडें क्या है, बराबर है। अब दूसरी बात क्या है कि जो P1 और P2 है, यहाँ पर जो P1 और P2 है वो किस में बिलोंग करता है, सेट ए में बिलोंग करता है, क्योंकि यहाँ पर वो सेट दे रखा है और पॉलीगॉन का सेट दिया हुआ है और उसका रिलेशन भी है। इट मींस P1 और P2 कहाँ है, वो सेट ए में है, वो पॉलीगॉन जो है सेट ए में, क्योंकि बहुत सारे पॉलीगॉनों का एक सेट दिया हुआ है ए, तो उसके अकॉर्डिंग हम इसको चेक करते हैं। आपने दिखाना क्या है, इसको इक्विवेलेंस दिखाना है, तो इक्विवेलेंस के लिए आप क्या करेंगे, रिफ्लेक्सिव रिलेशन आप पहले चेक करेंगे, इसका रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन में हमें पता है कि जब अगर आप P1 कोई भी साइड दे रखी है, एक कोई पॉलीगॉन आप ले लेते हैं, इस तरह का कोई पॉलीगॉन है और ये P1 पॉलीगॉन है। अब P1 पॉलीगॉन क्या है, अपने आप का क्या है, ये पॉलीगॉन, जो P1 पॉलीगॉन है ये अपने आप, इसकी साइड 5 साइडें होंगी, 1 2 3 4 5। अब ये जो 5 साइडें हैं, ये जो पांचों साइडें हैं, ये इसमें तो चले आप सेम ही रहनी है P1 और P1, तो अपने आप के क्या है, ये इक्वल रहेगा। तो आप यहाँ पर क्या है लिख सकते हैं कि P1 have same P1 have same number of sides itself. P1 has same number of sides itself, यानी P1 क्या है, अपने आप के सेम साइडें रखता है। तो जब ये सेम साइडें रखता है तो P1 और P1 का रिलेशन ये उस रिलेशन में एग्जिस्ट करेगा, उसमें भी होगा। और P1 कहाँ पर है, बिलोंग्स टू ए में है, तो आप यहाँ लिख सकते हैं R इज रिफ्लेक्टिव रिलेशन। ओके, अब सेकेंडली आप देख लीजिए साइमेट्रिक रिलेशन। साइमेट्रिक रिलेशन में यहां पर क्या है, तो यहां पर हमने क्या लिया था, एक पॉलीगॉन लिया था। अब साइमेट्रिक के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, 2 पॉलीगॉन ले लेंगे। अब दूसरा पॉलीगॉन अगर आप देखें तो हम यहां पर ले लेते हैं, ये P2 पॉलीगॉन आप ले लेंगे। अब इसकी साइडें और इसकी साइडें, अगर इसकी साइडें 5 है तो इसकी भी साइड 5 है, क्योंकि देखो ये 1 2 3 4 5 साइड का है, ये भी 1 2 3 4 5, ये भी 5 साइड का है। दोनों पॉलीगॉन में क्या है, ये पॉलीगॉन P1 है, ये पॉलीगॉन P2 है, तो इनकी साइडें क्या दोनों की बराबर हैं। तो इनमें से आप यहाँ पर लिख सकते हैं P1 एंड P2 have same number of side, same number of side। तो इसलिए P1 और P2 क्या है, वो बिलोंग करता है R में, एंड P1 P2 बिलोंग सेट ए, सेट ए में बिलोंग करेगा, क्योंकि ये सारे पॉलीगॉन किसके अंदर हैं, ये पॉलीगॉन किसके अंदर है, ये पॉलीगॉन है जी सेट ए के अंदर। ये कोई सेट ए है, उस सेट ए के अंदर इस तरह के पॉलीगॉन दिए हुए हैं। इसमें फिर अगर P3 हो सकता है, P4 हो सकता है, P5 हो सकता है, तो कितने ही आप पॉलीगॉन आप यहाँ पर ले सकते हैं। इन्होंने जस्टिफाई नहीं किया है कि कितने लेने हैं, लेकिन
और जितने भी उसमें दिए हुए हैं वो सभी के सभी इसमें हैं। अब तीसरा हमें क्या शो करना है, इसमें ट्रांसिटिव रिलेशन और चेक करना है, क्योंकि ये क्या आ गया अपना P1 और सॉरी ये P1 P2 बिलोंग टू आगे करता है। एंड आप इसको क्या लिख सकते हैं कि P2 एंड P1 have also same number of side, सेम नंबर ऑफ साइड है, तो आप P2 और P1 बिलोंग्स टू आर के करेगा। ये इसमें बिलोंग करता है, ये तो है दिया हुआ है। तो P2 जब ये P1 और P2 सेम नंबर ऑफ साइड है, अब या तो इसको ये लिख लो number of sides P1 is equal to number of sides P2 कह लो, या आप ऐसे कह सकते हो इसको इधर लिख दो इसको उधर लिख दो, तो दोनों बराबर ही बात है। तो इट मींस क्या है कि P2 P1 भी इस रिलेशन में एग्जिस्ट करता है, तो इसलिए हम यहाँ पर कह सकते हैं कि R इज ए सिमेट्रिक रिलेशन है। तो नेक्स्ट ट्रांसिटिव रिलेशन चेक कर लेते हैं। तीसरा था अपना ट्रांसिटिव रिलेशन। ट्रांसिटिव रिलेशन के अंदर क्या है कि जब आपको सेट की बात आ गई है कि उसमें क्या लेने हैं कि एक सेट के अंदर बहुत सारे पॉलीगॉन दिए हुए हैं, इस तरह से अगर मैं यहाँ पर एक सेट बना देता हूँ ए, और इसके अंदर जो है पॉलीगॉन दिए हुए हैं, जैसे P1 आ गया, P2 आ गया, P3 आ गया, इस टाइप के पॉलीगॉन दिए हुए हैं, बहुत सारे पॉलीगॉन दिए हुए हैं। तो यहाँ पर अगर हम इसकी ट्रांसिटिव रिलेशन की बात करें कि नंबर ऑफ साइड आप ऐसे लिख सकते हैं, नंबर ऑफ साइड्स P1 पॉलीगॉन, नंबर ऑफ साइड P1 पॉलीगॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ साइड्स P2 पॉलीगॉन। तो जो आपका P1 पॉलीगॉन है और जो आपका P2 पॉलीगॉन है, इनकी साइड क्या है, इक्वल दी हुई है, तो इसलिए यहाँ पर आप P1 और P2 बिलोंग्स करेगा R में। एंड नंबर ऑफ साइड्स P2 पॉलीगॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ साइड्स P3 पॉलीगॉन। एक तीसरा पॉलीगॉन और ले लेंगे हम P3, तो वो भी क्या है, उस रिलेशन में बिलोंग करता है। तो अगर आप देखें विच इंप्लाइज कि जब P1 पॉलीगॉन की साइड और P2 पॉलीगॉन की साइड दोनों बराबर है, हमने पीछे एग्जांपल लिया था कि P1 को अगर हम 5 ले लें तो P2 को भी 5 भी माना था कि दोनों की 5-5 साइड की वो पॉलीगॉन लीजिए, और P3 वाली भी क्या है 5 ही ले लेंगे, तो P1 और P2 इक्वल है और P2 P3 इक्वल है, यानी इनकी साइड इक्वल है, तो ये तो कॉमन आ गई। तो इट मींस क्या है, P1 इज इक्वल टू P3 रहेगा, ये क्या रहेगा, ये इसके इक्वल रहेगा। तो इसलिए हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ साइड्स P1 पॉलीगॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ साइड्स P3 पॉलीगॉन।
पॉलीगॉन, सो P1 और P3 क्या है वो बिलोंग करेगा R में, और P1 P2 P3 बिलोंग्स टू A के अंदर बिलोंग करेगा। तो आप यहां पर देख सकते हैं कि ये इसके अंदर इनकी साइडें इक्वल आई हैं, तो ये जो इनकी ट्रांसिटिव कंडीशन है वो फुलफिल करती हैं। तो therefore we can say that R is reflective symmetric in relation, hence R is an equivalence relation। तो यहाँ पर पहले हमने क्या शो करना था, इक्विवेलेंस रिलेशन जो है शो करना था। उसके बाद क्या है कि इक्विवेलेंस रिलेशन तो हो गया अपना। अब आपने यहाँ व्हाट इज द सेट ऑफ R एलिमेंट्स इन A रिलेटेड टू द राइट एंगल ट्रायंगल T विद साइड 3 4 5। अब इसके बारे में हम चेक कर लेते हैं। एक सेट आपके पास दिया हुआ है और वो राइट एंगल ट्रायंगल का है, तो यहां पर जो एक T साइड दे रखी है, नाउ फर्दर T है क्या है कि राइट एंगल ट्रायंगल T है 3 sides, T has 3 sides which sides have 3 4 5। उनकी साइड क्या है 3 4 5 है, जो कि ये राइट एंगल ट्रायंगल की साइड है। हमने पहले पढ़ किया था, इसको सॉल्व किया था। और T बिलोंग्स टू A के है, और T किसमें बिलोंग करता है, A में बिलोंग करता है। अगर आप लेट कर लें एक और अदर जो है एक ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल हम लेट कर लेते हैं। ये इसका रिलेशन है सेम साइड की है, तो T1 जो है, लेट T1 belongs to A एंड या आप ऐसे लिख दीजिए T1 है 3 sides and T1 belongs to A such that इस प्रकार से है कि T1 और T belongs to R की है, और T1 और T जो है सेट A में बिलोंग करेगा। अब जब सेट A में ये बिलोंग करता है तो इसका मतलब क्या है कि इसकी साइड भी जो है इक्वल रहेगी, क्योंकि T1 और T2 यहाँ पर क्या है इसमें बिलोंग करता है ये में, तो उसकी साइड भी क्या होगी सेम ही रहेगी। सो यहाँ पर एक ऐसा सेट बन जाता है जिसके अकॉर्डिंग हम ये कह सकते हैं कि hence the set of all elements in A is related to the triangle, right angle triangle, related to the triangle। तो वो एक सेट बन गया। यानी यहाँ पर क्या है कि अगर आपके पास कोई राइट एंगल ट्रायंगल ली है और इसके अलावा अगर कोई और अन्य अगर आप लेते हैं T1, जैसे हमने यहाँ पर T1 लिया है, उसमें भी उतनी ही साइड है जितनी उसमें साइड दिखा रखी है। अगर एक में साइड 3 दिखाई है तो दूसरी में भी साइड कितनी है 3 ही है। और 3 क्यों है, क्योंकि वो सेट A के अंदर जो बिलोंग करता है। अब पहले ही इन्होंने कहा है कि इसमें जो भी पॉलीगॉन है
वो नंबर ऑफ साइड जो उनके इक्वल है। अब जब नंबर ऑफ साइड उनके इक्वल हैं तो इट मीन्स जो T1 वाली साइड है और जो ट्रायंगल T1 ली है उसकी नंबर ऑफ साइड और जो T ऑलरेडी पहले राइट एंगल ट्रायंगल दी है उसकी साइड, दोनों की साइड बराबर है। तो जब ये दोनों की साइड बराबर है तो T1 और T वो कहाँ है, ए साइड ए में बिलोंग करता होगा। तो इट मीन्स क्या है कि वहाँ पर भी वो सभी जो एलिमेंटों का एक सेट बन जाता है। इस तरह से बहुत सारे आप ले सकते हैं, T2 ले सकते हैं, T3 ले सकते हैं, कितने भी आप उसको बता सकते हैं। तो सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स वहाँ पर जो उसका बन जाता है। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। Let L be the set of all lines in XY plane। एक XY प्लेन दिया हुआ है, उसमें सभी लाइनों का एक सेट दिया हुआ है। बहुत सारी लाइन है और उन लाइनों का एक सेट दिया हुआ है और जिसका नाम क्या है, L से डिनोट किया गया है। उस सेट को जो है L से डिनोट किया गया है। एंड R be the relation in L defined as R is equal to L1 L2 such that L1 is parallel to L2। L1 और L2 क्या है, पैरेलल है। So that R is an equivalence relation। एक तो हमने ये दिखाना कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। दूसरा इसमें क्या है, फाइंड द सेट ऑफ ऑल लाइंस रिलेटेड टू द लाइन y is equal to 2x plus 4 कि 2x plus 4 की जो लाइन है वो सभी लाइनें का जो सेट फाइंड आउट करना है। वो लाइनों का जो सेट है वो कौन सा बनेगा, जो कि y is equal to 2x plus 4 से रिलेटेड होगा। तो इसमें ये देखते हैं इसको कैसे सोल्व करते हैं। अब यहाँ पर जो इन्होंने दिया है वही चीजें आप यहाँ पर मेंशन करेंगे। लेट L be the set of all lines in XY plane। आपके पास एक XY प्लेन दिया हुआ है और उस प्लेन पर एक L का एक सेट दिया हुआ है। XY प्लेन है और उस पर एक सेट है, उस सेट का नाम क्या है, L है। एंड R is a relation such that R is equal to L1 L2 and such that L1 parallel to L2। जो पैरेलल का सिंबल होता है तो L1 पैरेलल टू L2 के हम यहाँ पर लिख सकते हैं। एंड L1 L2 बिलोंग टू किस में करेगा, L जो सेट दिया हुआ है वो उसमें बिलोंग करेगा। नो अब दिखाना क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन दिखाना है। इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए आपके नियम क्या है, आपको पता ही है क्या है, रिफ्लेक्टिव, सिमेट्रिक और ट्रांसटिव। मैंने पहले ही बोला है कि ये चीजें जो है, ये जो नियम है इक्विवेलेंस रिलेशन वाला, बार बार मैं आपको रिपीट करवा रहा हूँ कि इक्विवेलेंस रिलेशन दिखाने के लिए केवल 3 पॉइंटों को दिखाना होता है। फर्स्ट है रिफ्लेक्टिव, सेकंड सिमेट्रिक और थर्ड इज ट्रांसटिव रिलेशन। जिस बच्चे ने ये तीनों चीजें बारी बारी से दिखानी आ जाएंगी, उनके जो कंसेप्ट है, उनकी जो प्रॉपर्टी है, यदि उनको याद अपने माइंड में वो याद रख पाया तो फिर इजीली आप उस कंसेप्ट को पकड़ के आप इसको सोल्व कर सकते हैं। बड़ा इजी कंसेप्ट है इनका। तो उसके बाद जो है हम सबसे पहले हम आइए क्वेश्चन पे चलते हैं कि रिफ्लेक्टिव रिलेशन। रिफ्लेक्टिव रिलेशन में आपको पता ही है कि कोई भी लाइन है, अब एक लाइन है आपके पास, सपोज करो ये लाइन है आपके पास। ये लाइन जो है क्या, अब पैरेलल का नियम क्या होता है कि उनका जो अंतर है, दोनों लाइनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या होता है, इक्वल होता है। अब कोई भी लाइन है वो अपने आप के पैरेलल हो सकती है। तो यहां पर हम ये कह सकते हैं
कि जब आप L1 L2 को दिखाएंगे कि L1 is parallel to L1 because every line parallel to itself। ये बात आप लिख सकते हैं कि प्रत्येक जो लाइन है वो अपने आप के पैरेलल होती है। सो L1 belongs to RK and L1 belongs to कैपिटल L। L के आप यहाँ पर, क्योंकि L क्या है, अपने पास सेट दिया हुआ, सेट का नाम है L। Therefore R is reflexive relation। दूसरा है सिमेट्रिक रिलेशन। अब सिमेट्रिक रिलेशन की कंडीशन क्या है, जिसमें दो साइडें दी हुई हैं L1 और L2, वो दोनों क्या है, पैरेलल की बात करेगा। कि यहाँ पर देखो पहले ऑलरेडी अपने पास दिया हुआ रिलेशन में कि L1 इज पैरेलल टू L2 के है, हमने यहाँ पर लिखा है L1 पैरेलल टू L2 के है। सो L1 पैरेलल टू L2 के है। अब यहाँ देखो ग्राफिकली देखें कि ये आपके पास L1 है और ये आपके पास L2 है। अब L1 और L2 ये दोनों साइडें क्या है, पैरेलल है। ये दोनों साइडें क्या है, पैरेलल है। इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो इक्वल डिस्टेंस पे दिया हुआ है। तो यहां पर आप क्या कह सकते हैं कि जब L1 पैरेलल टू L2 के है तो L1 और L2 बिलोंग्स टू R के है, करता है। एंड आप ये भी कह सकते हो इन अदर वे, या तो आप ये बोलो L1 पैरेलल टू L2 के है, या आप ऐसे बोल लो L2 पैरेलल टू L1 के। दोनों कहने का भाव है अलग अलग है। L1 पैरेलल टू L1 के आप भी कह सकते हैं। तो इसलिए आप यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, L2 L1 बिलोंग्स टू R के होगा एंड L1 और L2 वो बिलोंग्स टू कैपिटल L के करेगा। क्योंकि ये जो लाइनों का जो सेट है ये अपने पास कोई भी प्लेन XY प्लेन दिया हुआ है, उस प्लेन पर वो दी हुई है। अगर आप ऐसे करते हैं XY प्लेन मींस Z0 है, तो ये आपका, तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, R इज सिमेट्रिक रिलेशन है। क्योंकि अब जैसे हमने यहाँ पर दिखा था कि L1 और ये L2 है, ये इसके पैरेलल है, और या तो आप इसको ऐसे बोल सकते हैं L1 पैरेलल L2 के, या आप ऐसे बोल सकते हैं L2 पैरेलल L1 के। दोनों में से कैसे ही बोल सकते हैं। तो इसका मतलब क्या, ये सिमेट्रिक रिलेशन है। नेक्स्ट क्या ट्रांसिटिव दिखाएंगे इसमें। तीसरा है ट्रांसिटिव रिलेशन की बात करते हैं। उस रिलेशन में आपके पास L1 पैरेलल टू L2 के दिया हुआ है एंड आप ऐसे लिख सकते हैं L1 L2 बिलोंग्स टू R के है, L2 पैरेलल L3 के होगा, L2 L3 बिलोंग्स टू R के करेगा। देन देखिए ग्राफिकली समझिए इसको, ये L1 है, ये L2 है और ये L3 है। L1 और L2 का अगर आप रिलेशन देखते हैं
डिस्टेंस इक्वल है, इसका मतलब ये पैरेलल है, तो पैरेलल है दोनों। तो आप लिख सकते हैं L1 पैरेलल टू L2 के। और यदि इन दोनों का भी देखें, इनका L2 और L3 का जो रिलेशन है वो भी क्या है, पैरेलल का रिलेशन है। तो नियम क्या कहता है कि जब L1 L2 के पैरेलल है और L2 L3 के पैरेलल है, तो इसका मतलब क्या है, इस पूरे का भी जो डिस्टेंस क्या रहेगा, बराबर ही रहेगा। तो आप यहां पर लिख सकते हैं कि L1 पैरेलल टू L3 के होगा, सो L1 L3 बिलोंग्स टू कैपिटल L3 करेगा, यानी रिलेशन में बिलोंग करेगा, रिलेशन रहेगा, एंड L1 और L3 बिलोंग्स टू कैपिटल L के होगा। ये बात आप कह सकते हैं। तो इट मींस R इज ट्रांसिटिव रिलेशन है। आगे क्या दिखाना इसमें, जब ये रिफ्लेक्सिव हो गया, सिमेट्री हो गया, ट्रांसिटिव भी हो गया, तो क्या हो गया, इक्विवेलेंस रिलेशन। वी कैन से दैट इक्विवेलेंस रिलेशन। जब तीनों चीजें हो जाती हैं, फुलफिल हो जाती हैं उनकी कंडीशनें, तो आप कह सकते हैं कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो यहां पर आप लिख सकते हैं R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। और फर्दर इसमें आगे क्या कहा है, फाइंड द सेट आपने निकालना है R लाइन का रिलेटेड टू द लाइन y इक्वल टू x प्लस 4। अब जब लाइन की भी बात आती है, तो आपने एक लाइन की जो इक्वेशन है वो क्या होती है, y इज इक्वल टू, आपने पढ़ी है पहले भी स्लोप वाले इसमें, टेंजेंट एंड नॉर्मल वाले केस में, चैप्टर में, प्रीवियस क्लास में आपने पढ़ा इसको कि इक्वेशन ऑफ लाइन वो क्या होती है, y इज इक्वल टू mx प्लस c होती है, y इज इक्वल टू mx प्लस c। इट मीन्स जब आप इसको इस लाइन से कंपैरिजन करते हैं तो इससे मैच आ जाती है। यहां पर m क्या है, m 2 है, और c यहां पर क्या दे रखा है, 4 दे रखा है। लेकिन हर बार जरूरी नहीं है कि जो लाइन है, क्योंकि हर बार स्लोप, जैसे आपका ये है, ये एक लाइन होगी L1, ये दूसरी लाइन होगी, ये तीसरी लाइन होगी, ये फोर्थ लाइन होगी। मतलब इसका जो ढलान कह लीजिए, स्लोप का मतलब क्या होता है, ढलान को ही बोलते हैं। तो जो इसका स्लोप है, इसका L1 और L2 का स्लोप, या इसका L2 L3 का स्लोप, L3 L4 का स्लोप, इन सभी का स्लोप तो क्या रहेगा, हमेशा इक्वल ही रहेगा। तो इट मींस क्या है कि m तो आपका हमेशा ऑलवेज 2 ही रहने वाला है, लेकिन चेंजिंग कहाँ आएगी, C वाले केस में आपकी चेंजिंग आएगी। वो क्यों आएगी, क्योंकि यहाँ पर क्या है, 2x प्लस 4 है, हमने तो इसके साथ इसको रिलेट करना है कि जब एक लाइन आपके पास दी हुई है, इस ये लाइन मान लो 2x प्लस 4 है, तो अगली लाइन क्या होगी, अगली लाइन यहाँ कुछ ना कुछ अलग होगी, कि स्लोप तो चेंज हो नहीं सकता, स्लोप चेंज हो गया तो लाइन चेंज हो जाएगी। तो इसका मतलब लाइन चेंज होगी तो वो पैरेलल नहीं कह सकते हम फिर उसमें, तो इसलिए स्लोप तो इनका जो है इक्वल ही रहेगा। तो यहाँ पर चेंजिंग क्या आई, 4, यानी 4, कभी 4 आएगा, कभी 5 आ सकता है, कभी 8 आ सकता है, यानी कुछ 4 के अलावा और कुछ भी आ सकता है। एनी वैल्यू, आर्बिट्रेरी वैल्यू आपकी यहाँ पर हो सकती है, लेकिन यहाँ पर 4 कोई फिक्स वैल्यू नहीं है। तो जैसे जैसे लाइन चेंज होगी वो 4 भी यहाँ पर जो चेंज होता चला जाएगा। तो इट मीन्स ये जो लाइन है, द सेट ऑफ ऑल लाइन is the set of all line that is y is equal to 2x plus c, आप यहाँ पर
लिखेंगे। द सेट ऑफ ऑल लाइन, यानी सभी लाइनों का जो सेट है वो कौन सा हो सकता है, आप ये लिखिए विल बी y is equal to 2x plus c, which is related to the line y is equal to 2x plus 4, जो कि 2x plus 4 से रिलेटेड होगी। तो यहाँ पर आपका जो सेट बना है वो इसके अकॉर्डिंग बन जाएगा। जो जो इनकी वैल्यू आती रहेंगी वो आपका सेट बनता रहेगा। जैसे जैसे आपकी वैल्यू आएगी वैसे जैसे जैसे आपकी लाइन लोगे वैसे वैसे उसकी लाइनों की लाइन आती चली जाएंगी। तो यहाँ से ये इसके अकॉर्डिंग इसमें ये सेट आपका बन जाएगा। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, तो let R be the relation in the set 1 2 3 4 given by R is equal to 1 2 2 2 1 1 4 4 1 3 3 3 3 2। अब आपके पास यहाँ पर एक सेट दे रखा है जिसके एलिमेंट जो है 1 2 3 4 दिए हुए हैं। यहाँ पर पहले तो हम इसका नाम रख लेते हैं और मोस्टली सही नाम रखते हैं और उसका रिलेशन आपके पास दिया हुआ है। फिर आपके पास जो है यहाँ पर जो है इसके 4 पार्ट दिए हुए हैं। तो उस चार पार्टों में आपको हमने ए पार्ट यहाँ पर जो लिखवाया हुआ है। तो ए पार्ट में हमने करना क्या है, इसका जो इसको आर जो रिलेशन दिया हुआ है उसको रिफ्लेक्टिव सिमेट्री बट नॉट ट्रांसटिव आपने इसको दिखाना है कि ये होता है या नहीं होता। ये देखते हैं कैसे। सबसे पहले यहाँ पर लेते हैं ए बी द set which elements are 1 2 3 4, that is A is equal to 1 2 3 4, इस तरह से आप लिख सकते हैं। and R is a relation such that R is equal to 1 2 2 2 1 1 4 4 1 3 3 3 3 2। ये आपने लिखा है। काफी इजी क्वेश्चन है ये, तो आप इजीली इसको कर सकते हैं। रिफ्लेक्सिव रिलेशन आपका है। रिफ्लेक्टिव रिलेशन में क्या होता है, जितने भी आपके सेट है उस सेट में जितने भी एलिमेंट दे रखे हैं उन सभी के का एलिमेंट इंडिविजुअल उसमें लाइट आना चाहिए। जैसे ए बिलोंग्स टू आर के है तो इट मींस जैसे इसमें आप देखें इसमें 1 2 3 4 दिया है। इसका मतलब क्या है कि जो 1 दिया हुआ है इट मींस 1 1 उस रिलेशन में होना चाहिए। 2 दिया हुआ है तो 2 2 भी रिलेशन में होना चाहिए। 3 दिया हुआ है 3 3 रिलेशन में होना चाहिए। 4 दिया है तो 4 4 भी रिलेशन में होना चाहिए। सभी के सभी जितने भी एलिमेंट है वो उस रिलेशन में लाई करना चाहिए। तो यहाँ पर अगर आप इस रिलेशन को देखें 1 1 है इसमें, 2 2 भी है इसमें, 3 3 भी है इसमें और 4 4 भी है, सभी आ गए। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि 1 1 2 2 3 3 4 4 belongs to R के एंड 1 2 3 4 ये किसमें बिलोंग करता है, सेट ए में बिलोंग करता है। तो इसलिए द कंडीशन ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन इज एग्जिस्ट, दैट इज वो क्या थी कि ए बिलोंग्स टू आर के होना चाहिए और ए जो है सेट ए में होना चाहिए, जो भी सेट दे रखे है उसमें बिलोंग करना चाहिए। तो इसलिए आप यहां लिख सकते हैं आर इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो गया। दूसरा साइमेट्रिक रिलेशन की बात करें
सिमेट्रिक रिलेशन में क्या होता है कि आपकी कंडीशन क्या है, ए बी बिलोंग्स टू आर के है, देन विच इंप्लाइज बी ए बिलोंग्स टू आर के होना चाहिए और ए बी जो है सेट ए में होना चाहिए। अब यहाँ पर ए बी का देखिए कि 1 2 इसमें दिया हुआ है, तो क्या 2 1 है इसमें, 1 2 इसमें है लेकिन 2 1 इसमें नहीं है। इट मीन्स 1 2 बिलोंग्स टू आर के है बट 2 1 बिलोंग्स डज नॉट बिलोंग्स टू आर के। इट मीन्स यहाँ पर ये आर इज नॉट साइमेट्रिक रिलेशन है, क्योंकि इस क्वेश्चन में हमने क्या है यही चेकआउट करना है इन चारों क्वेश्चनों में कि कौन सा इन कंडीशनों को फुलफिल करता है। तो यहाँ पर ये सिमेट्रिक कंडीशन को फुलफिल नहीं करता। अब ट्रांसटिव देख लीजिए इसका, ट्रांसटिव रिलेशन की यदि बात करें, देखिए यहाँ आपको पता है ट्रांसटिव की कंडीशन ए बी बिलोंग्स टू आर के है एंड बी सी बिलोंग्स टू आर के है, देन ए सी बिलोंग्स टू आर के होना चाहिए और ए बी सी कहाँ बिलोंग करेगा, सेट ए में बिलोंग करेगा। 1 2 अगर आप देखते हैं और क्या देखें, 2 2 देखें तो 1 2 तो है इसमें। उसके बाद ए बी और बी सी ये आपका अलग रहेगा, यानी 1 1 अगर आप देखें और 1 2 देखें तो 1 3 आ गया। इसको देख लीजिए 3 3 3 2 है तो 3 2 आ गया, 1 3 और 3 2 आप देख लो तो 1 2 आ गया। इट मीन्स 1 3 बिलोंग्स टू आर के एंड 3 2 बिलोंग्स टू आर के। तो देन 1 2 बिलोंग्स टू आर के है, बिल्कुल है। इसका मतलब 1 2 3 जो है बिलोंग्स टू ए में कर रहा है, ये भी बात ठीक है। तो इट मीन्स आर इज ट्रांसटिव रिलेशन। अब ये बात तो मैंने कही थी कि जो रिलेशन है अपना आर इज रिफ्लेक्टिव है, सिमेट्री है बट नॉट ट्रांसटिव है, लेकिन ये तो बात इनकी गलत निकली, क्योंकि इसमें रिफ्लेक्सिव तो आ गया अपना लेकिन सिमेट्री नहीं आया, लेकिन ट्रांसटिव नॉट का रखा है। अब नॉट तो नहीं है, ये तो राइट है, ये तो ट्रांसटिव रिलेशन आया है तो इसलिए नॉट तो नहीं आया है। इट मीन्स ये जो स्टेटमेंट थी ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट कही है इन्होंने, ये इनकरेक्ट है। इस तरह के आपके पास 4 क्वेश्चन रखे हैं। आई होप ये आपकी प्रैक्टिस के तौर पर आप इसको इजीली कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से आप इसको स्वयं करना। अगर कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके हमें कमेंट करके बता सकते हैं, और इसकी जो है बार बार आप यदि आप प्रैक्टिस करेंगे और ध्यान से समझेंगे तो आप इसको जो है कर लेंगे। आपको जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो उस पर चलते हैं। वो क्या कहता है, 16 जो क्वेश्चन है वो क्या कहता है कि लेट आर बी द रिलेशन इन द सेट एन। आपके पास एक सेट एन, एन मींस नेचुरल नंबर ऑफ एक सेट दिया हुआ है और जिसका जो रिलेशन है आर इक्वल टू ए बी, ए इक्वल टू बी माइनस 2, बी ग्रेटर देन 6 दिया हुआ है। चूज द करेक्ट आंसर। इनमें से आपने कोई भी अपना आंसर देना है और ये बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा। आप इसको देखिए, इसी के अंदर रिलेशन के अंदर ही इसका कुछ हिंट छुपा हुआ है, सब कुछ मतलब अगर आप ध्यान से देखें तो इसके रिलेशन में ही है सब कुछ एक तरह से। वो कैसे, यहाँ पर जो रिलेशन दिया हुआ है कि a इज इक्वल टू बी माइनस 2 दिया हुआ है और b ग्रेटर देन 6। एक बात तो यहाँ से निकलेगी कि b की जो वैल्यू है वो 6 से बड़ी है। अब इन सभी में आप चेक कर लीजिए, पहले वाली a की वैल्यू होती है, दूसरे वाली b की वैल्यू होती है।
तो 6 से बड़ा कौन सा है? ये तो 4 है, ये तो होगा ही नहीं, ये तो पहले कट गया। और 6 से बड़ा ये भी है, ये भी है, ये भी है, यानी इन तीनों में से अपना आंसर मिल सकता है। अब इसको तो हम नेगलेक्ट कर देंगे। दूसरी बात ये क्या कहता है, जब आप यहां पर 6 से बड़ी वैल्यू रखते हैं तो a की वैल्यू क्या आएगी? अगर सपोज करो यहां से आपने वैल्यू रख दी 7, अब 7 में से 2 जाएगा तो कितना आएगा? 5। अब 5 में से किसी में नहीं है तो थोड़ा और चेक करना पड़ेगा। यदि आप मान लिया हम यहां लिख लेते हैं और b ग्रेटर देन 6 है तो b की वैल्यू आपने क्या रखी? 6 के अलावा आप 7 रख लीजिए, नहीं 7 तो न रख ली, 8 रख ली, 8 माइनस 2 कितना आया? 6 आया। तो इट मीन्स a बराबर कितना आया? 6 आ जाएगा, क्योंकि हमने पहले स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ेगा, हम स्टेप को जो है स्किप नहीं कर सकते। तो यहाँ पर ये कंडीशन कैसे बनी कि जब b की वैल्यू हमने क्या रखी? 8 रखी। जब b की वैल्यू 8 रखी तो c की वैल्यू 6 आ गई। अब यहाँ देखिए इसका ऑप्शन कितना बन गया? 6 और 8 बन गया, और जो कि उस रिलेशन में वो बिलोंग करेगा। तो ये चीज कहाँ मिली अपने? इस सी ऑप्शन में। इसका मतलब क्या है? इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। यदि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया है तो वीडियो को लाइक शेयर और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और रेड आइकन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम आगे और अच्छे अच्छे क्वेश्चन के साथ जो है आपको मार्गदर्शन करते रहें और आप अच्छे से ऐसे ही पढ़ते रहें। लॉकडाउन की स्थिति चली हुई है, लॉकडाउन बढ़ गया है, तो उसके अकॉर्डिंग आप घर पर रहें, और जो हम आपको बड़ी मेहनत के साथ ये वीडियो बनाते हैं, और हम आपसे यही आशा करते हैं कि आप भी इनको मन लगाकर इन वीडियो को देखें और समझें। यदि कोई दिक्कत लगती है, प्रॉब्लम आती है, तो आप कमेंट करके हमें बताएं, ज़रूर बताएं। हम आपकी समस्या का समाधान जरूर करेंगे, और इसे ये बिल्कुल फ्री है, इसका कोई पैसा आपको देना नहीं होता, तो इसलिए आप घर बैठे ही इसका जो है आनंद ले सकते हैं और अपना नॉलेज जो है बढ़ा सकते हैं। इसी के साथ मैं आप